हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जो कि है पेडिग्री एनालिसिस। तो जब भी आप +2 के बाद से ही आपका ये इंट्रोडक्शन हो जाता है पेडिग्री से, बट उसका यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ये सब समझने के लिए आपको फर्दर डिटेल्स में पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये हमें ज़्यादातर डिजीज़ जब हम पढ़ते हैं +2 या +1 में, तो हमें उसके टाइम पे हम थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देते हैं, बट इतना अच्छे से कोई भी नहीं पढ़ता। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जब भी आप कोई भी कंबाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने बैठे तो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके ये काम आए। तो जो मैंने बुक प्रिफ़र की है इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए और समझने के लिए, वो है कैटलिस्ट की बुक, जो कि है फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंस वॉल्यूम 1। तो अगर आपको और डिटेल्स में पढ़ना हो तो आप उस बुक को भी प्रिफ़र कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक विच इज़ पेडिग्री एनालिसिस। तो हमें पता है पेडिग्री एनालिसिस से हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि इट काइंड ऑफ प्रिडिक्शन फॉर प्रिडिक्शन, किसके लिए, हमारी जो कमिंग जनरेशन है उसमें कौन सा ट्रेट कितने अमाउंट में ट्रांसफ़र होगा या कौन सी डिज़ीज़ के होने की क्या संभावना है, ये सब प्रिडिक्शन का काम हम इसमें करते हैं। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू दिस। उसमें भी हम क्या कर रहे थे, प्रिडिक्शन कर रहे थे किसका, कि कौन सी कमिंग ऑफ स्प्रिंग किस टाइप की होगी। वेयर इसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन सा ट्रेट ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे नेक्स्ट जनरेशन में और उसकी क्या डोमिनेंसी या क्या रेसेसिवनेस होगा। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बोलूँ तो क्या है, जो हमारे फिगर्स हैं, किस फिगर से है क्या डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं एक अंडर ग्रेजुएशन लेवल के उससे बताना चाहूँगी, तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स बनाए हैं, तो इस फिगर से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है, एक स्क्वायर है, एक हमारा काइट शेप है। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या डिनोट कर रही हैं। जब भी आप पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, हमें पता है, जैसे हम लोग लाइट सिग्नल्स की, ट्रैफिक की बात करते हैं, तो ट्रैफिक में कुछ रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये कुछ ना कुछ डिनोट करती हैं। सिमिलरली जब हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं उस टाइम पे भी हमें देखने की ज़रूरत है कि जो ये सिंबल्स बने हुए हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, तभी आप क्या कर पाएंगे, उसको फर्दर स्टडी कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे अगर ये सर्कल की मैं बात करूँ तो जो फीमेल डिनोट, ये क्या डिनोट कर रहा है, फीमेल का, स्क्वायर जो है वो मेल का, और जो काइट शेप है वो डिनोट कर रहा है अनडिफाइंड, जहाँ पे स्पेसिफिसिटी डिफाइंड ना हुई हो। यहाँ पे आपको शेडेड स्क्वायर, शेडेड ये सर्कल या शेडेड आपको काइट दिख रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये डिनोट करते हैं हमारे इंडिविजुअल्स जो कि अफेक्टेड हो किसी डिजीज़ या ट्रेट से, ठीक है। तो ये ऐसे ही और भी बहुत फिगर्स होते हैं जो कि अभी जब आप अंडर ग्रेजुएट है तो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट या जब भी आप किसी भी हायर लेवल या हायर स्टडीज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उसका काम आता है। अदरवाइज़ जो मेन है वो हम इस पर फोकस करते हैं। अगर पेडिग्री की बात की जाए तो जो पेडिग्री है वो क्या है, 2 टाइप के हमने क्या किए हैं, जो पेडिग्री को डिवाइड किया है कि जो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं वो हम 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट कौन सा है, ऑटोजोमल, दूसरा कौन सा है, एक्स लिंक्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें पता है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं। जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे डीएनए या ये सब फॉर्म करने में इनका ये रोल होता है। तो जो ऑटोजोम्स हैं और एक्स लिंक्ड है, इनका मतलब क्या है। क्रोमोसोम्स के अगर हम टाइप की बात करूं तो क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा हुआ है कि क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, जो कि होता है ऑटोजोम्स और कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये 2 क्रोमोसोम्स हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो क्रोमोसोम्स जो सिर्फ दूसरे हमारी बॉडी के फंक्शनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, जो नॉर्मल बॉडी के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कौन से होते हैं, ऑटोसोम्स। वेयर एज सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन ऑफस्प्रिंग टू अदर। सिमिलरली जब पेडिग्री की बात की जाए तो ऐसे पेडिग्री जो ऑटोजोमल हो, मतलब कि ये जो डिजीज़ या ऐसा कोई ट्रेट जो ऑटोजोमल रिलेटेड हो, क्यों क्या होगा, पास ऑन नहीं होगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वेयर एज एक्स लिंक की अगर बात की जाए तो ये वाला जो पेडिग्री एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसमें क्या देखते हैं, जो भी ट्रेट या डिजीज़ है ये क्या करती है, पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इसमें भी 2 टाइप हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रेसेसिव।
ये दोनों के केस में हमको देखने को मिलता है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अब एक एक करके हम समझेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के क्या फीचर्स हैं, रेसेसिव के क्या फीचर है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का क्या फीचर है और एक्स लिंक्ड रेसेसिव का क्या फीचर है। डोमिनेंट एंड रेसेसिव इनके नाम से क्लैरिटी ये थोड़ी बहुत हमें दे रहे हैं कि जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा ऑटोसोमल, वो हमारे को देखने को ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू रेसेसिव वन। सिमिलरली एक्स लिंक में क्या होगा कि अगर कोई ट्रेट पास ऑन होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, तो ये क्या होगा, जो डोमिनेंट होगा वो हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा हमारे ऑफस्प्रिंग में, वेराज जो रेसेसिव होगा वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा देखने को। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। जो फर्स्ट हम देखने वाले हैं वो कौन से हैं, ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल में जैसे मैंने बताया था आपको, एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है, और ये कभी भी जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता है। ये ये कभी भी आप जैसे मैंने अभी कहा जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता, तो ये जो इंडिविजुअल है वो खुद ही कैरी करता है। बट अगर ये पास होता है तो एज अ कैरियर पास होता है। तो हम वो चेक कर लेते हैं कि कैसे। जैसे कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात मैं करूं तो ये क्या करते हैं, इक्वली अपीयर होते हैं मेल या फीमेल में। जैसे मैंने बताया कि ऑटोसोमल का एक्स लिंक से कुछ लेना देना नहीं है, तो कौन सी ऑफस्प्रिंग मेल है या फीमेल है ये इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये क्या होगा, इक्वली ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये एक्स लिंक नहीं ऑटोसोमल है। सिमिलरली इसका जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर मैं डोमिनेंट की अभी बात कर रहे हैं, तो अगर डोमिनेंट में क्या होगा, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे उसका एटलीस्ट एक पेरेंट क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी हम देखेंगे। जस्ट सपोज एक इंडिविजुअल है जो कि ये कैरी कर रहा है एक डिजीज़, ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, तो इसका जो मान लीजिए ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो ये ज़रूरी है कि इसके जो दो या कैपिटल ए एक पेरेंट से आया हो और स्मॉल ए एक पेरेंट से आया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास भी ये कैपिटल ए होगा, जिस पेरेंट्स के पास भी, वो क्या होगा, डिजीज्ड होगा, तभी ये उसका ऑफस्प्रिंग है वो भी डिजीज्ड है। इस वाला जो पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है, वो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कभी भी अगर कोई इंडिविजुअल जो है डोमिनेंट में अगर वो डिजीज्ड है तो उसका एक ना एक पेरेंट का डिजीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिमिलरली अगर ये डिजीज्ड है तो इसका एक पेरेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, डिजीज्ड है। वेयर एज जो अनइफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं ये कभी भी ट्रांसमिट नहीं करते हैं डिजीज़। मान लीजिए एक ऐसा इंडिविजुअल है, इसका दूसरा ऑफस्प्रिंग में मान लेती हूँ ये है हमारा ए, ठीक है। तो अगर ये इंडिविजुअल है, क्या ये पास ऑन कर सकता है? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास तो जो डोमिनेंट एलील हमें चाहिए था वो है ही नहीं। तो क्या ये पास ऑन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेटेरोजाइगस इज मोर। इसमें क्या होता है कि ये मैंने बस लिखा है, बट होमोजाइगस भी आपको देखने को मिलता है, बट जनरली लोग ज़्यादातर हमें हेटेरोजाइगस के केस मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोग को हेटेरोजाइगस किया है। बट अगर आप लिखना चाहें तो होमोजाइगस में भी हमको देखने को मिलते हैं। तो इसमें एज सच होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट आपको इतना देखने को नहीं मिलता। बस ये होता है कि अगर होमोजाइगस होगा तो वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, तो वो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर नेक्स्ट जनरेशन है, मान लीजिए ऐसी जनरेशन जिसके पास एक कैपिटल ए है, तो ये क्या होगा कि ये डिजीज्ड हो जाएगा और ये मर जाएगा। तो आपको इसका जो मॉर्फोलॉजिकल है, अपीयरेंस है, वो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे होमोजाइगस मेंशन नहीं किया है, बट होमोजाइगस में भी होता है। वेयर एज अगर मैं रेसेसिव की बात करूँ तो रेसेसिव के केस में हमको क्या देखने को मिलता है कि अपीयर इक्वली इन मेल एंड फीमेल, कि इसकी जो अपीयरेंस होती है एज लाइक डोमिनेंट सेम होता है, क्योंकि ये क्या है, ऑटोसोमल है, इनका एक्स लिंक से कुछ लेना देना नहीं है, वेदर इज मेल और फीमेल, ये दोनों में देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, जनरेशन स्किप करते हैं, और जनरेशन स्किप की वजह से क्या होता है कि आपको 2-3 जनरेशन में ये देखने को नहीं मिल रहा है, बट आपको उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस में देखने को मिल रहा है। मान लीजिए फादर है, उन मदर नॉर्मल है, उनके डॉटर सन भी नॉर्मल है, बट आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस क्या है, वो डिजीज है, तो इनका एक सडन अपीयरेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए जनरेशन स्किप करते हैं, ठीक है। रिलेटिव मेट्स हैव हायर चांस टू शो द ट्रेट्स, यस। अगर जैसे कज़न मैरिजेस होती हैं या जो भी रिलेटिव्स मेट्स होते हैं, उसमें हमको देखने को मिलते हैं चांसेस किसके, रेसेसिव ऑटोसोमल डिजीज़ के। ये ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि इनके जो रिलेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये रेसेसिव है, मान लीजिए एक ऐसा रेसेसिव है, ठीक है, तो इनकी रिलेटिविटी ज़्यादा होती है पास ऑन करने के साथ में, इसीलिए ये हमको रिलेटिव्स के केस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
अकर ओनली इन होमोजाइगस। ऑफ कोर्स अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी डिजीज़ देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो जो ये डोमिनेंट है ये इसको ओवरलैप कर लेगा और इसका एक्सप्रेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए ये हमेशा हमको किस कंडीशन में देखने को मिलता है, होमोजाइगस कंडीशन में मिलता है। इसी के साथ मैंने इसके 4 पॉइंट आपको बताए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट्स इसका अगर आप देखना चाहें तो क्या है कि स्किप जनरेशन, थर्ड वन इज़ लाइक कि ये होमोजाइगस केस में मिलता है और रिलेटिव मेटिंग के टाइम पे ये आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। अगर डोमिनेंट की बात की जाए तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि हमें होमोजाइगस क्यों नहीं देखने को मिलता है, या अफेक्टेड जो पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग है उसका एक ना एक पेरेंट ज़रूर अफेक्टेड होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और भी बहुत पॉइंट्स होते हैं, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं या एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ रहे हो तो जो मेन पॉइंट्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये थे।